जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएसएल मुकाबले जारी हैं और आज बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ कोयटा और इस्लामाबाद का। और जिस तरह से कोयटा ने आज खेला, पिछले मैच में एक धुआंधार एंट्री हुई थी कोयटा की तरफ से जेसन रॉय की, और कोयटा ने 200 रन चेस किए थे। इस मैच में एक और एंट्री हुई और उस एंट्री ने कोयटा की तरफ मैच का रुख पलट दिया। 3 छक्के लगाए उमर अकमल ने, और जिस तरह 8 गेंदों पर 23 रन की जो इनिंग खेली, उसने सारा मूड चेंज कर दिया मैच का। तो एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग और बड़ी ज़बरदस्त फतह कोयटा के लिए, जिसकी इसको ज़रूरत थी। अब 6 पॉइंट हो गए कोयटा के, और अब जिस तरह से पॉइंट्स टेबल मूव कर रहा है, तो अब लग रहा है कि टीमें जो है वो मज़ीद ऊपर नीचे होंगी। अब बात करेंगे उमर अकमल के हवाले से। पहला मैच उन्होंने खेला और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला। 3 साल के बाद उमर अकमल जो है वो पहला कोई बड़ा मैच, कोई कम्पिटिटिव मैच खेल रहे थे 2 साल के बाद। और 2 साल पहले पीएसएल शुरू होते ही, यानी कि पीएसएल शुरू होना था उस दिन, और उसी दिन जो है वो उमर अकमल की खबर आई थी, उनके ऊपर पाबंदी लगी और सारा कुछ हुआ, वो आपको भी पता है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब। वेलकम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। और आसिफ भाई को आपने अक्सर देखा होगा, उमर अकमल के हवाले से सबसे ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो आसिफ भाई के पास होती हैं। और आसिफ भाई अपने चैनल पर, जो फ्री हिट के नाम से यूट्यूब पर है, वो आप देखते होंगे कि उस पे ऊपर जो है वो अपडेट देते रहते हैं। तो आसिफ भाई बताइए, उमर अकमल इतना अरसा क्यों बाहर रहे? जब वो एलिजिबल हो गए तो उसके बाद भी, और पीएसएल में जब वो शामिल थे टीम में, तो भी वो अब आकर खेले हैं, क्यों? देखिए, वो तो आपको भी बताया ना कि क्यों बाहर थे। वो स्पॉट फिक्सिंग नहीं, वो एक अलग केस हो गया। हाँ। अभी जो मतलब वो एलिजिबल हो गए थे, फिर पीएसएल में आ गए, उसके बावजूद उन्होंने कोयटा के लिए 5 मैच मिस कर दिए। देखिए, मिस उन्होंने इसलिए की कि कोयटा की जो टीम कॉम्बिनेशन था उसमें उनकी जगह नहीं बन रही थी। टीम कॉम्बिनेशन उनका क्या था, उसमें मोहम्मद नवाज़ एक ऐसे प्लेयर थे, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज़ बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, ऑलराउंड क्रिकेटर है। तो मोहम्मद नवाज़ के होते उमर अकमल की जगह नज़र नहीं आ रही थी कि बन रही है। आज मोहम्मद नवाज़ नहीं खेले, मोहम्मद नवाज़ बाहर हो चुके हैं इस PSL 7 से। तो ये मौका था उमर अकमल के लिए। जिस तरह से वो आए आज, जिस तरह से वो खेले आज, जिस तरह से उन्होंने एक चिप शॉट तकरीबन खेला था, एक पुल शॉट खेला था, मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा, वो वहाँ से नज़र आया कि शायद टच में है या विकेट बहुत अच्छा है। लेकिन उमर अकमल को दाद देनी होगी, जिस तरह से वो खेले और जिस तरह से उन्होंने आगे गेम को बढ़ाया। वो इनिंग जो उनकी 23 रन 8 गेंदों पर उन्होंने बनाए थे ना, वो गेम का पासा पलटने में कामयाब हुए। उसके बाद सरफराज अहमद जब वो आउट होकर गए तो उमर अकमल 7 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। जब वो आउट हुए तो काफ़ी हद तक गेम उन्होंने 90% गेम उन्होंने साइड कर दिया था। तो उमर अकमल को मुबारक हो, ख़ासतौर से उमर अकमल के फैंस को मुबारक हो, क्योंकि अभी मैंने वीडियो डाला है और कोई 10 के करीब कमेंट्स आ चुके हैं कि उनके फैंस बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा शुक्रिया अदा ना करें, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो वो काम करता हूँ जो आपको खबर लानी हो, खबर किसी तरह से लानी हो, किस तरह से। उमर अकमल की खबर सबसे ज़्यादा आपके पास होती है, आप सबसे ज़्यादा अपडेट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं। कैसे आपके पास सबसे ज़्यादा अहम अपडेट क्यों आती है? देखिए, उमर अकमल खबर आती कैसे? सबसे पहले तो ये खबर खुद तो नहीं आती, खबर आपको लेनी पड़ती है। सही। तो उसके लिए आपको टच में रहना पड़ता है। उसके लिए किसी भी प्लेयर को उस वक्त आप सपोर्ट करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्लेयर को या किसी भी इंसान को उस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है जब वो गिरा हुआ है। मिसाल के तौर पर उमर अकमल को भी हटा दें, सरफराज अहमद एक ऐसा प्लेयर है कि जो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से, और उनका दिन बुरे चल रहे हैं। तो इस टाइम पर आप तनकीद ना करें किसी प्लेयर पर। ये मैं बड़ी पते की बात आपको बता रहा हूँ। जैसे शर्जील खान है, उसकी खबर भी मेरे पास होती है। जैसे मोहम्मद आमिर है, जैसे और भी प्लेयर्स हैं। और मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग का केसेस असल में मेरे फेवरेट हैं। मैं इस पर बहुत स्टडी मैंने की है। उमर अकमल का केस हो या कोई भी केस हो, तो कहने का मकसद ये कि प्लेयर को जब गिरा हुआ हो ना, उस वक्त आपको ज़रूरत होती है। उमर अकमल से मेरी मुलाकात अभी हाल ही में जो हुई थी वो 2019 में हुई थी, जब ये टीम से उस वक्त इस वजह से तो बाहर नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मिकी आर्थर वाला एपिसोड हुआ था। तो मैंने उमर अकमल को अब से काफ़ी क्लोजली मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने इसको कहा था कि यार ना करो,
सही है। ये उमर अकमल काफ़ी एग्रेसिव उनके खिलाफ आना चाह रहे थे, तो मैंने इनको कहा था कि ये टाइम नहीं है उमर, आप अपने खेल पर तवज्जो दें, आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। सही। तो इन्होंने वो बात मैं समझता हूँ शायद मान ली, मुझे तो ऐसे ही लगा क्योंकि इन्होंने नहीं किया ऐसा इनसे तवक्को थी करने की कि शायद मिकी आर्थर के खिलाफ ये काफ़ी एग्रेसिव जाएंगे। तो उमर अकमल से फिर उसके बाद गाहे गाहे मेरी बात भी होती रही। फिर जो स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ उसमें मैं बताऊं कि उमर अकमल का कसूर नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन ने, मैं समझता हूं कि उमर अकमल के साथ किसी हद तक थोड़ा सा हार्श रवैया रखा। क्योंकि देखिए स्पॉट फिक्सिंग में होता क्या है, एक वो होता है कि जिसको ऑफ़र हुई हो, एक वो होता है जिसको ऑफ़र हुई हो और वो कबूल करने के बाद ऑफ़र को एग्जीक्यूट भी कर दें। ऐसे लोग हैं ना आपके साथ? बिल्कुल है। तो वो जुर्म उमर अकमल ने नहीं किया। पीसीबी ने ये कहा कि आपको 2 ऑफर हुई, आपको 2 मुलाकातें हुई। उमर अकमल कहता है कि मुझे एक दफ़ा ऑफर हुई, एक दफ़ा मुलाकात हुई, मुझे ये भी पता है कि कहाँ उसको मुलाकात हुई थी और कैसे हुई थी, बात दूसरी है। लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, बल्कि ये जुर्म है ही नहीं। मैं इसको यहाँ तक समझता हूँ कि अगर आपको ऑफ़र हुई कि मैं कुछ आप ये काम कर दें और आपने वो काम नहीं किया, सिर्फ वो ऑफ़र छुपा ली, सही, तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, बल्कि ये जुर्म है ही नहीं। तो इसलिए मैं उमर अकमल की साइड पर था उस वक्त और वो हमेशा से मैं इस तरह से करता हूँ, तो मैंने यही किया। तो अब आगे उमर अकमल के क्या प्लान है? वो बीच में वो अमेरिका भी गए, वहाँ भी सुना था कि उनकी कोई बातचीत चल रही है, तो क्या हुआ? तो उमर अकमल गए थे अमेरिका, वहाँ अमेरिका में उनकी ज़रूरत है। अमेरिका में अगर उमर अकमल जैसा आज खेले हैं, अगर इस तरह का उमर अकमल होगा तो उसको हाथों हाथ लिया जाएगा अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान से लड़के गए हैं, सही वो जो लड़के का समी असलम गया है, उसके अलावा रमीज़ राजा जूनियर गए हैं, साद अली अभी गए हैं, और भी लोग जा रहे हैं अमेरिका। मैंने तो यहाँ तक सुना है शायद हसान आदिल भी चले गए हैं या जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ वहाँ चले गए हैं। उसके अलावा एक और है हम्माद आजम का भी मैंने नाम सुना है। बहुत सारे लोग हैं। सही। तो उमर अकमल क्यों नहीं जा सकते अमेरिका? अमेरिका वो गए थे, अपना कुछ ना कुछ उनको मिल जाए वहाँ से, यानी कोई ना कोई उनके लिए ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन वो डील बन नहीं सकी। तो ही डिसाइडेड टू रिटर्न, और उसके बाद वहाँ पर कुछ मैचेस भी खेले, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ सकी जैसी उनसे तवक्को है या जैसे उनका नाम है। तो वो वापस आ गए, लेकिन अभी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी छोड़ा नहीं उन्होंने वो सिलसिला। अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि समी असलम को जो पैसे मिल रहे हैं ना अमेरिका में, $1 लाख सालाना, सही, और वो उसके अलावा है जो उनको वहाँ रहना वगैरह वगैरह होता है। तो समी असलम से बेहतर नहीं, समी असलम के बराबर प्लेयर तो हैं उमर अकमल भी, तो उनको दोबारा मौके की तलाश में वो जाना चाहिए उनको। मैं ये कहता हूँ जाना चाहिए। सही। अच्छा, पीएसएल पे बात करें तो अब किस तरह देखते हैं? जिस तरह लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, 3 मैचेस हो चुके, कराची में हमने देखा बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस रहे, और मुख्तलिफ सिनेरियो में देखने को मिले, यानी किसी ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की, किसी ने पहले फील्डिंग की, चेस भी हुए, बाद में बैटिंग करने वाली टीमें ज़्यादातर जीती, लेकिन डिफेंड भी किया गया। लाहौर में हमें सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पहले 2 मैचेस जो हमने देखे तो टीमें जीत नहीं पाई जिन्होंने टॉस जीता। नहीं, आज टॉस की अहमियत यहाँ है, लाहौर में है। हाँ, लेकिन क्यों है? मैं समझता हूँ कि जो गेम गीला हो रहा था ना, आज भी हमने देखा, उसकी वजह से टॉस की अहमियत हो सकती है। लेकिन अब देखिए गेम इतना एडवांस हो गया ये कि आपको ड्यू में बॉलिंग करना भी आनी चाहिए। क्रॉस सीम पकड़ लें, जिस तरह कल हारिस रऊफ कर रहे थे, या जिस तरह से हमने देखा पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस में कि उनके जो बॉलर हैं उस्मान कादिर, वो गीले गेंद से बॉलिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें इनोवेशन का हिस्सा हैं, ये होनी चाहिए। लेकिन ये लाहौर की पिच जो है वो काफ़ी ट्रू मुझे नज़र आई, यानी अच्छे बाउंस पे गेंद आ रहा है, प्रॉपर बल्ले पर गेंद आ रहा है, तो इसमें 200 पे 200 चेज़ हो रहा है आसानी के साथ, गेंदें बाकी। तो ये होना, इसका मतलब 200 स्कोर पार स्कोर है यहाँ पर। सही। 200 स्कोर होकर 200 हो भी सकता है, तो ये अच्छी बात है लाहौर की पिच की वजह से। और लेकिन बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं लाहौर की। आज भी बाउंड्री, सामने की बाउंड्री 77 या 78 थी, और स्क्वायर की बाउंड्री भी काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 75 गज से ज़्यादा थी। तो ये है सूरत हाल की बाउंड्रीज बड़ी हैं, लेकिन फिर भी बासानी शॉट्स लग रहे हैं, जो कि इस बात की हमारी करता है कि पिच यहाँ पर अच्छा है, ट्रू पिच। सही। अच्छा, एक चीज़ और शिकायत आ रही है, जैसे मुल्तान सुल्तान ने एक मैच खेला, फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है उसको दूसरा मैच मिला। कोयटा ने आज मैच खेला और कोयटा का अगला मैच जो है वो कल फिर है। तो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई कि जिस तरह से जब ड्रॉज बनाए गए तो ये
अब टीमों को हट नहीं कर रहे, क्योंकि मुल्तान जिस तरह जीतते हुए आ रहा था, तो जब उन्हें बैक टू बैक मैचेस मिले तो फिर वो थोड़ा थकावट का शिकार नजर आया और उस वजह से वो हारे भी। देखिए ये हो चुका है, इससे पहले कराची की लेग में भी ऐसा हुआ है कि जहाँ 2 मैचेस होंगे दिन में, उनमें 4 टीम्स तो खेलेंगी ना, 2 मैच में 4 टीम्स तो खेलेंगी, तो उसमें बहुत मुमकिन है कि जो बाकी जो टीम्स हैं उसमें से कोई एक टीम भी लाजमी खेलेगी मैच। तो यही आज भी हो रहा है कि लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर ने कल भी खेलना है, और पेशावर ज़ल्मी के साथ जो टीम खेलेगी वो पेशावर ज़ल्मी के साथ कराची है। तो कराची को अभी गैप मिल गया, लेकिन आगे कराची की गैप नहीं है। तो ये जहाँ 2 मैचेस होंगे दिन में, तो वहाँ पर तो ये होगा। बाकी ये चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल हैं, इस तरह की क्रिकेट में ये होता है। हालांकि पिछले सीज़न में ये शिकायत थी कोयटा को, लेकिन ये शिकायत मेरे ख्याल से अब इस सीज़न को देखते हुए कराची के लिए चांसेस हैं। कराची के लिए चांस नहीं है, अब मुझे नहीं लगता कराची के पास चांस है। कराची के पास जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह की टीम है, जिस तरह से इस वक्त तो क्या लाहौर जाने के बाद कराची ने अगर अब जीतना शुरू कर दिया तो चांसेस बन सकते हैं? बल्कि अगर कराची नहीं भी गया आगे तो बाकी टीमों के लिए तो बाकी टीम के लिए ना पेशावर ज़ल्मी ये चाहेगा कि कराची ना जीते। पेशावर ज़ल्मी खैर कल मैच भी खेलना है उनको, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए भी मुश्किल है। 2 टीम्स ऐसी हैं, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, जो बाहर होती नज़र आ रही हैं इस वक्त बॉटम पर इस है। वक्त बिल्कुल। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैच जीते हैं, कराची किंग्स ने कोई मैच नहीं जीता। 5 मुकाबले उन्होंने किए हैं, 6 उन्होंने किए हैं। तो इन 2 टीम्स के दरमियान मुकाबला है। कल अगर पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है तो कराची तो आउट है, कराची आउट है, पेशावर के कुछ चांसेस हैं। कल अगर कराची जीत जाती है तो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स दोनों बाहर हो सकती हैं। तो ये सूरत हाल, कोयटा ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद टेबल जो है वो काफ़ी ओपन हो गया, और 4 टीम्स अब वाज़े नज़र आ रही हैं, तकरीबन अभी तक वाज़े नज़र आ रही हैं। अभी मुकाबले 4 तो बाकी हैं अभी। सही। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कोशिश करेंगे आगे जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्पोर्ट्स कैफ़े एंड फ्री हिट, एंड बाय बाय, थैंक यू।